हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ क्लास 10th का असाइनमेंट, जो कि हम स्पेशली देखने वाले हैं आज साइंस का असाइनमेंट। और ये आपको मालूम है कि ये सितंबर मंथ का आपको असाइनमेंट यहाँ पे करना है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारे जो हैं वो किस तरीके के दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो 10th में साइंस का असाइनमेंट जो गिवन है हमारा, तो टोटल उसमें आप देख सकते हैं कि 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझते हुए सॉल्व करेंगे, ताकि असाइनमेंट तो आपका कंप्लीट हो ही जाए। इसके अलावा आपको जो भी उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीएच एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक्चुअली मैं दोनों लैंग्वेज से बनाऊंगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, क्योंकि कई हमारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से भी हैं, तो उनको भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए मैं यहाँ पे दोनों लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि पीएच का फुल फॉर्म, तो देखिए पीएच का हमारा जो फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि द फुल फॉर्म ऑफ पीएच इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको ये नाम जब याद हो जाएगा, तो देखिए 1 मार्क्स का तो केवल यही पूछा गया है असाइनमेंट में कि फुल फॉर्म ऑफ पीएच। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए, यहाँ पे बात आ रही है कि इसके डेली लाइफ में यूज़ क्या क्या, दैनिक जीवन में इसकी एप्लीकेशन। तो देखिए, इसके पीएच की हमारी जो डेली लाइफ में एप्लीकेशन है वो बहुत से हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि वैसे हम आपको और बोलें कि पीएच की जो हमारी वैल्यू है वो जो न्यूट्रल हमारा कोई अगर होता है यहाँ पे, ठीक है, मिक्सर, तो हमारा 7 होता है। अब 7 से अगर ऊपर जाएगा तो आपको मालूम है कि वो क्षारीय होता है, यानी कि बेस कहलाता है। और अगर 7 से नीचे अगर उसकी वैल्यू होती है वो हमारा एसिटिक होता है, यानी कि वो एसिड होता है, अम्ल होता है। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 से 14 तक होती है। अब क्या क्या इसके डेली लाइफ में यूज़ है वो आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ एप्लीकेशन की यहाँ पे मैं बात करूँगा। तो पहला देखिए एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है कि ह्यूमन ब्लड या फिर टीयर्स या सलीवा हैव ए पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। मतलब आप जान गए यहाँ पे कि जो भी हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है या फिर हमारे आंखों के जो आंसू होते हैं और ये जो लार होती है सलीवा, इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.0 से लेकर के 7.8 तक होती है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि किस में कम है किस में ज़्यादा है। और ये हमारे जो लाइफ के लिए है, इतनी वैल्यू बहुत ही क्या है, ये ऑप्टिमम है, जिससे कि हम सर्वाइव कर सकते हैं। इससे अगर वैल्यू इसकी ज़्यादा या कम होगी तो हमारे लिए कहीं ना कहीं इशू बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि ये पीएच हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी पूरी बॉडी के लिए। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे सेकेंड इसका जो एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में, वो देखिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, हमारे पेट में, स्टोमक में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो HCl होता है प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक इज इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन। ओके, यानी कि हमारा जो भी हम यहाँ पे खाना खाते हैं तो उसको जो डाइजेस्ट करता है वो हमारा कौन करता है, HCl करता है, जो कि हमारे यहाँ पे स्टोमक में पाया जाता है। तो अगर यहाँ पे प्रॉपर हमको अगर हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है तो हमारे यहाँ पे पाचन शक्ति में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी तरीके से हमारी इसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, HCl की वैल्यू बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं हमारे पेट में क्या होगा, एसिडिटी होगी, जिससे कि हमारे पेट में क्या होगा, दर्द स्टार्ट हो जाएगा, यानी पेन स्टार्ट हो जाएगा और इरिटेशन भी होगा हमको। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि हमारे स्टोमक में एसिडिटी को बढ़ने नहीं देना चाहिए और उसको हमको क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम हमको उसको अपना चेकअप भी कराते रहना चाहिए। तो इसके लिए देखिए क्या है कि एसिड को हमको न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करता है, जिससे कि हमारा वो न्यूट्रल हो जाता है। तो सेकंड, तो यहाँ पे डेली लाइफ में आपने इसको यूज़ करके देखा कि हमारे स्टोमक में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है HCl का। उसके बाद अगर हम थर्ड यहाँ पे एप्लीकेशन देखेंगे, तो देखिए थर्ड एप्लीकेशन ये है कि जो भी हमारी क्रॉप्स होती हैं, यानी खेती होती है क्रॉप, उसमें मैक्सिमम जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो न्यूट्रल से लेकर के हमारे एसिटिक इन्वायरमेंट में ही प्रोड्यूस होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एसिटिक का मतलब है कि 6.5, देखिए 7 से बिलो है, यानी कि एसिटिक हो गया, तो 6.5 से लेकर के 7
6.0 तक की जो भी हमारी वैल्यू होती है पीएच की, इसके बीच की रेंज में हमारे मैक्सिमम जो क्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी बहुत ही कह सकते हैं हमारे लिए सही होती हैं, ठीक है। इसमें सुटेबल होता है उनके ग्रोथ के लिए। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, तो देखिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन द पीएच इनसाइड द माउथ बिकम्स लोअर देन 5.5 इट कॉजेज टूथ डिके। कई बार क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में यानी कि जो हमारा लार वगैरह सब बनती है, तो मैंने आपसे कहा कि हमारे माउथ में अगर जो भी हमारे एसिड की मात्रा बढ़ रही है यानी कि 7 से बिलो जाएगा तो इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर वो 5.5 से बिलो जाता है, ठीक है, तो 5.5 से बिलो जाने की वजह से हमारा जो भी होगा टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो भी हमारे दांतों की सड़न होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत से इसके डेली लाइफ में यूज़ हैं। तो आपको यहाँ पे 1 या 2 पॉइंट आपको लिख करके दिखा देने हैं कि हाँ इतने हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। इसको देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो भी अपने यहाँ पे असाइनमेंट में इसको जस्ट कॉपी करके लिख सकते हैं, लेकिन इसको समझते हुए मैं ये चाहता हूँ कि आपका असाइनमेंट तो सबमिट हो ही, उसके साथ साथ आपका जो भी यहाँ पे कंटेंट है आपको वो स्ट्रांग हो, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए इसके बाद हमने यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन देख लिया, लेकिन उसके बाद देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड किया हुआ है। इसमें आपसे कह रहा है कि गिव रीज़न, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गिव रीज़न वाई डज टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। और ये भी आपको रीज़न बताना है कि अगर हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से नीचे अगर जाता है तो क्यों यहाँ पे टूथ डिके होता है, यानी कि दांतों का खराब होना क्यों स्टार्ट होता है। तो इसका देखिए मैं आपको रीज़न भी सिखा देता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। तो देखिए होता एक्चुअली ये है कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो मैक्सिमम फूड हमारे ऐसे हैं जिनमें हमारे क्या होता है कि शुगर पाया जाता है। जैसे कोई मीठी चीज़ आप लेंगे कि कुछ भी खाते हैं, केक बिस्किट ये सब चीज़ आप खाते हैं, स्वीट्स वगैरह लेते हैं, तो मैक्सिमम हमारे फूड में क्या होता है कि शुगर होती है। तो अब जब ये शुगर हम यहाँ पे लेते हैं खाना खाते समय, तो क्या होगा हमारे जो मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, वो क्या करते हैं कि इस शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि इसको तोड़ते हैं। तो जैसे इसको ब्रेक डाउन करेंगे हमारे शुगर को, तो क्या करता है शुगर हमारा फॉर्म करता है किसको, एसिड को। तो शुगर हमारा एसिड बना लेता है तुरंत। तो जैसे हमारा शुगर यानी कि एसिड में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो एसिड होगा वो क्या होगा, लोअर, यानी कि हमारे एसिड हमारा जो भी होगा एसिड उसमें ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पीएच क्या होगा, लोअर हो जाएगा, पीएच की वैल्यू कम होने लगेगी। 7 से भी ये बिलो जाने लगेगा, तो 6.5, 6, 5.5 तक आपको जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे मुंह में ज़्यादा अगर बनेगा यहाँ पे एसिड, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमारे यहाँ पे 5.5 से भी नीचे अगर इसकी वैल्यू जाती है, देन यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो भी कह सकते हैं कि हमारा मुंह होगा उसमें सड़न होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा मेनली रीज़न होता है कि शुगर का एसिड में कन्वर्ट होना, ज़्यादा अगर कन्वर्ट होगा तो ये वैल्यू 5.5 से भी बिलो जा सकती है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि हमारे दांतों पे अटैक करेगा, उसको गलाने की भी कोशिश करते हैं ये सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर किसी के माउथ में यहाँ पे इस तरीके का इशू रहता है तो उसको सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि इतना शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर बाय द वे वो ले रहा है शुगर, तो तुरंत खाना खाने के बाद उसको क्या करना चाहिए, अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए। क्लीन द माउथ थ्रोली आफ्टर ईटिंग द फूड। खाना खाने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, उसको अपने माउथ को क्लीन करना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या हमसे क्वेश्चन पूछा गया, कि पीएच का फुल फॉर्म पूछा गया, कहाँ कहाँ हमको यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, और 5.5 से बिलो जाने के बाद हमको क्या इशू हो सकता है वो हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं। अब इसके बाद देखिए हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ है, आप चाहेंगे तो इसको भी जस्ट कॉपी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर विच इज सेम, यानी कि इक्वल होना चाहिए इन बोथ किसमें सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ टेम्परेचर। मतलब आपको पता है कि सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट ये दोनों हमारे टेम्परेचर के स्केल होते हैं, दोनों क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, बस अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो आपको पता है कि डॉक्टर्स इसको यूज़ करते हैं, किसी का फीवर या बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ करते हैं। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सेल्सियस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेली रोज़ाना का जो हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं यहाँ पे, तो वो हमारे क्या होता है, वो सेल्सियस स्केल में होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वह ताप याद कीजिए जो दोनों में इक्वल होगा। तो देखिए अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताऊँ तो आपको ये याद रखना है, ओरली याद रखना है कि -40, देखिए -40 एक ऐसा वैल्यू है जो कि दोनों में सेम होता है। यानी कि कह सकते हैं आप कि इसको हम -40 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं
और इसी को हम क्या कर सकते हैं -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हम लिख सकते हैं, मतलब दोनों हमारे इक्वल होंगे। तो आपको सीधे याद रखना है कि -40 एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों हमारे टेम्परेचर स्केल में इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर सिखा देता हूँ कि ये आती कैसे है, ठीक है। तो आपने अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इसका टेम्परेचर स्केल का, लेकिन फिर भी देखिए आपको यहाँ पे देखिए 2 स्केल का यूज़ किया जा रहा है, एक सेल्सियस का और एक फ़ारेनहाइट का। तो यहाँ पे आपको पता है कि सेल्सियस का हमारा फॉर्मूला होता है C फॉर सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट आपको लिखना है अपॉन हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, उसका इक्वल करना है फ़ारेनहाइट में। देखिए F फॉर फ़ारेनहाइट, इसका देखिए लोअर पॉइंट होता है 32 होता है, और यहाँ पे इसकी हायर वैल्यू होती है 212 होती है, और इसकी फिर से लोअर वैल्यू से माइनस करते हैं। तो ये जितने भी स्केल होते हैं इनका एक फॉर्मूला होता है, और सभी के फॉर्मूले आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोनों के टेम्परेचर सेम होने चाहिए, चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो चाहे वो सेल्सियस में हो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि C की जगह हमको मान लेते हैं x रखना है, क्योंकि हमको वैल्यू पता करनी है। तो हमने C की जगह x रखा, तो x -0 कर देते हैं, और यहाँ पे 100 - 0 का मतलब होगा 100। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे f की जगह भी देखिए आप x रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को इक्वल करके दिखाना है कि दोनों के टेम्परेचर में C और f में इक्वल वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे x रखा, उसके बाद माइनस को 32 यहाँ पे करेंगे, और इसके बाद 212 से जब 32 को माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा 180। तो इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ बचेगा x/100 यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे कि x -32/180 मिलेगा। तो आप 100 को चाहे तो इस तरफ शिफ्ट करा सकते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट 0 से 0 आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि x/10 इज इक्वल टू x -32/18। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो देखिए 18x हो जाएगा यहाँ पे 18x, उसके बाद इक्वल में देखिए यहाँ पे होगा 10x - 320। अब जब 10x को इधर लाएंगे तो और ये माइनस में है, यानी कि ये डिक्रीज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं बचेगा 8x इज इक्वल टू माइनस का 302। अब यहाँ पे इस तरह मैं कर देता हूँ, तो x की जब वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 320/8 होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा -40। तो देखिए ये हमारा सोल्यूशन हमको फाइंड हो गया कि -40 एक ऐसी वैल्यू है जो कि दोनों के दोनों स्केल में हमारी क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि आप चाहें तो -40 को डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, या -40 को डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। तो दोनों हमारे क्या है, ये एकदम करेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बहुत इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये आपको क्लियर हो गई होगी किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट आंसर भी आप याद रखिए -40 वैल्यू होती है, और कैसे ये फाइंड होती है, कैसे ये निकल के आती है, मैंने उसके लिए भी आपको ये तरीका बताया हुआ है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 ये फिजिक्स से पूछा गया है, और इसमें आपसे कह रहा है कि एक्सप्लेन द कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन एंड रेडिएशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, ओके, एंड गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन देम। मतलब आपको तीनों के बारे में आपको पहले तो एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज कंडक्शन मेथड, व्हाट इज कन्वेक्शन मेथड एंड व्हाट इज रेडिएशन मेथड, वो भी एग्जाम्पल देते हुए, ठीक है। तो देखिए कंडक्शन को यहाँ पे देखते हैं चालन विधि होती है, और कन्वेक्शन का मतलब होता है कि संवहन विधि होती है, और रेडिएशन का मतलब होता है कि विकिरण विधि होती है। तो देखिए 1 बाय 1 करके मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए कंडक्शन क्या होता है, पहले इसके बारे में हम सीख लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कंडक्शन क्या होता है कि कई बार हमारे सामने ऐसी चीज़ होती है जिसको हमें क्या करना होता है, हीट ट्रांसफ़र करानी होती है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे हमको हीट भेजनी होती है, क्योंकि ये देखिए ये हमारा जो टॉपिक है वो हीट ट्रांसफ़र का ही है, आपको इसमें हीट को ट्रांसफ़र करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रॉड है, जैसे हमारे घरों में कई सारे मेटल्स होते हैं, उनमें एक ये रॉड मान लेते हैं। तो देखिए ये रॉड क्या होती है, ये सॉलिड होती है। जैसे आपको पता होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस हमारे मैटर के टाइप्स होते हैं, तो ये सॉलिड हमारी मेटल की एक रॉड है। अब इसको क्या करना है, मान लेते हैं अगर हमने एक साइड से इसको हीट देना स्टार्ट किया, मैंने इसको गर्म किया, और मुझे ये देखना है कि ये जो हीट मैं एक एंड पे दे रहा हूँ इसको आगे बढ़ाना है, यानी कि ट्रांसफर कराना है। तो देखिए होगा क्या कि जो ये सॉलिड है इसके कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं पार्टिकल बना लेता हूँ। तो जब आप इसको गर्म करेंगे तो देखिए ये पार्टिकल जो हो रहे हैं ये अपनी जगह से बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करेंगे, ये अपनी जगह पे ही रहेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, अपनी हीट को बगल वाले को ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। दूसरे वाले को क्या करें, वो अगले वाले को ट्रांसफ़र कर देगा, फिर ये नेक्स्ट वाले को ट्रांसफ़र करेगा, ये अगले वाले को ट्रांसफ़र करेगा। मतलब क्या हो रहा है कि इसमें हमारी जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र तो हो रही है, लेकिन जो मीडियम हमको दिया गया था सॉलिड, या जो भी हमारी रॉड थी,
उसके पार्टिकल अपनी जगह से बिल्कुल भी हटने नहीं चाहिए, बिल्कुल मूव नहीं होने चाहिए। तो कहीं भी इस तरीके का कभी आपको अगर दिखेगा कि हाँ हमारा हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो सभी हमारे मेथड कौन से होते हैं, वो हमारे कंडक्शन मेथड होते हैं। तो बहुत ईजी लैंग्वेज मैंने आपको सिखाया हुआ है। और जनरली याद रखिएगा ये कंडक्शन मेथड सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, सॉलिड्स में होता है। चाहे कोई भी आपको देखेंगे मेटल होगा उसमें भी आपको ये कंडक्शन मेथड ही होता है, क्योंकि पार्टिकल अपनी जगह को नहीं छोड़ना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आप एग्जाम्पल में बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप घर में खाना पकते हुए देखते हैं तो जो भी हमारे बर्तन होते हैं, ठीक है, वेसल होते हैं, जो हमारे पॉट्स होते हैं, इनको हम हीट के ऊपर रखते हैं, गैस के ऊपर रखते हैं। तो पहले हमारे बर्तन गर्म होते हैं, तो वो हमारा जो भी होगा एग्जाम्पल होगा किसका, कंडक्शन का, कि हमारी जो हीट होती है, हीट मिलती है पॉट्स को, बर्तनों को, ये हमारी क्या होती है, हमारे कंडक्शन मेथड के द्वारा ही होती है। या इसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर हम कभी भी किसी रॉड को हम गर्म करते हैं तो एक साइड हम उसको गर्म करेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, दूसरा साइड ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि कन्वेक्शन मेथड क्या होता है। अब देखिए कन्वेक्शन मेथड में आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि कई बार हमें क्या होता है कि ऐसा कोई हम यहाँ पे मटेरियल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे या तो लिक्विड होना चाहिए या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि गैस होनी चाहिए। अब इसको अगर हम हीट देते हैं, मान लेते हैं अगर यहाँ से नीचे से हमने हीट देना स्टार्ट किया, तो जब इसको हीट मिलेगी तो इसके पार्टिकल जो सबसे बॉटम में होंगे उनको सबसे पहले हीट मिलेगी। तो ये हीट लेने के बाद क्या करेंगे, ये गर्म होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, ये भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इनके प्लेस को कवर करने के लिए ऊपर के पार्टिकल नीचे की तरफ आएंगे और थोड़ी देर के बाद वो भी हीट होकर के ऊपर की तरफ जाएंगे और जो ठंडे पार्टिकल है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से बहुत जल्दी क्या होगा, पूरा का पूरा लिक्विड हो या गैस हो, सब क्या हो जाएगी, पूरा हीट हो जाएगी। तो ऐसे अगर यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी अगर हमारे सामने मैटर है जो कि या तो लिक्विड होना चाहिए या तो लिक्विड होना चाहिए या तो गैस होना चाहिए, तो इस तरीके के जो भी यहाँ पे मटेरियल होते हैं उनमें हमारे जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे कन्वेक्शन मेथड के द्वारा ही होता है। इसमें पार्टिकल क्या करते हैं, अपने प्लेस को छोड़ देते हैं। तो एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि मैं अगर आपको डेली लाइफ के एग्जांपल बताऊं तो घर में अगर आप टी बनते हुए देखते हैं तो टी हमारा क्या है, आप देख सकते हैं कि कन्वेक्शन मेथड है। अगर आप मिल्क को बॉयल कर रहे हैं तो मिल्क भी हमारा क्या होगा, कंडक्शन मेथड है। वाटर को बॉयल करेंगे तो वो भी हमारा क्या है, कन्वेक्शन मेथड हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी हमारे क्या होते हैं, ये कन्वेक्शन मेथड होते हैं। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि रेडिएशन। अब देखिए रेडिएशन क्या होता है कि रेडिएशन हमारा थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सॉलिड हमारे किन में होता है, कंडक्शन मेथड के द्वारा होता है हीट का ट्रांसफ़र, और लिक्विड और गैस दोनों किस में इंक्लूड हो गए, कन्वेक्शन में। तो यानी कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे मैटर की स्टेट बची नहीं, यानी सारे के सारे मीडियम हमने यूज़ कर लिए। तो देखिए रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन एक ऐसा मेथड होता है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें हीट हमारी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसके लिए हमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, बिना मीडियम के हमारी हीट ट्रांसफ़र होती है। अब कैसे होती है वो देखिए, अगर सबसे इजी मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो आपको मालूम है कि जो सनलाइट होती है, देखिए सनलाइट, तो आपको सनलाइट अगर मैं पूछूं तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, ये रेडिएशन मेथड का एग्जांपल है। क्योंकि देखिए सन हमारा अर्थ के बाहर है और अर्थ और सन के बीच में पूरा स्पेस है, पूरा खाली है, कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी सन की लाइट वहाँ से चलते हुए हमारे अर्थ तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी यहाँ पे मीडियम या ऐसा कोई भी मेथड जिसमें हीट का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस में हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमको कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो वो सभी हमारे मेथड कौन से होंगे, वो रेडिएशन मेथड में हमारे काउंट किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सनलाइट आप देख सकते हैं, या इलेक्ट्रिक बल्ब की जो लाइट होती है वो भी हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सभी के बारे में बेसिक यहाँ नॉलेज बता दिया, और सब में क्या क्या एग्जांपल होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसी को मैं डेफिनेशन के हिसाब से दिखा देता हूँ आपको कि कंडक्शन क्या होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन विच द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट, देखिए विदाउट डिसलोकेशन ऑफ द पार्टिकल, कि पार्टिकल की लोकेशन को चेंज नहीं करना है, विदाउट डिसलोकेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ ध्यान देनी यहाँ पे कि काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। अगर कोई सॉलिड को आप गर्म करते हैं तो काफ़ी धीरे धीरे वो चीज़ गर्म होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन विच द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब इसमें हमारे पार्टिकल क्या करेंगे, मूव करेंगे, तब जा करके हीट का ट्रांसफर होता है।
और लास्ट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि रेडिएशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, यानी कि कोई भी मीडियम की एक तो आवश्यकता नहीं होती है। और इसके अलावा अगर ये हमारे रेडिएशन किसी रास्ते से जा रहा है तो रास्ते को यहाँ पे यानी कि मीडियम को बिल्कुल हीट नहीं करेगा, हाँ जो चीज़ सामने आएगी उसको ही गर्म कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे सनलाइट है, तो इसके सामने अगर कोई टेबल रखी हुई है, तो अगर सनलाइट आ रही है इसके ऊपर, तो टेबल के ऊपर ये फॉल करेगी, इंसिडेंट करेगी, तो टेबल को ये क्या करेगी, हीट कर देगी। लेकिन जिस तरीके से जिस मीडियम से आ रही थी वहाँ पे कोई भी चीज़ को ये गर्म नहीं करती है, और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों समझा दिए कि कौन से प्रोसेस में क्या होता है। इसके बाद देखिए तीनों में हमको बेसिक डिफरेंस बताने दो, तो यहाँ पे छोटा छोटा देखिए डिफरेंस है, वहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जो कंडक्शन मेथड होता है इसमें, दूसरा यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉन्वेक्शन मेथड होता है, और थर्ड हम यहाँ देखेंगे कि रेडिएशन मेथड। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि कंडक्शन मेथड यानी कि किस मैटर में होता है, तो आपको बताना कि सॉलिड में होता है कंडक्शन मेथड, पहला डिफरेंस है ये। जबकि कन्वेक्शन किस में होता है, या तो लिक्विड में हो सकता है आपका, या फिर किस में होगा आपको, गैस में हो सकता है। जबकि रेडिएशन में क्या होता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, विदाउट मीडियम में ट्रेवल करते हैं। अगर सेकेंड यहाँ पे मैं डिफरेंस बताऊँ तो आपको बताना है कि कंडक्शन क्या होता है, काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, और ये क्या होता है, मॉडरेट, यानी कि कंडक्शन से फास्ट है लेकिन रेडिएशन से स्लो है, मॉडरेट लेवल का होता है। और ये क्या बहुत ज़्यादा फास्ट है, यानी कि जितना स्पीड ऑफ लाइट होता है, यानी कि जितना हमारा स्पीड होता है लाइट का, उतने फास्ट इसका भी यहाँ पे प्रोसेस होता है। और सभी को पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या मानी जाती है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि तीनों प्रोसेस होते क्या क्या हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और उनके क्या क्या हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो देखिए ये 3 हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। इसके बाद 4th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन हम यहाँ पे एक मैं और वीडियो बना के आपको लिंक नीचे डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पूरा देखना है, आपको अपना कंटेंट यहाँ में मजबूत करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका पूरा का पूरा असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। और इसके अलावा आपको बाकी भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के लिए प्लीज़ हमारे जो चैनल है इसके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें सब्सक्रिप्शन के बाद, वो भी फ्री है आपको पता है। तो ताकि जब भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अभी आपको हर मंथ में असाइनमेंट जमा करने होंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे लाइक करने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट का और इसका एक सेकंड पार्ट बना के मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।